हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैनल के अंदर जो कि हमने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी गिटहब विदाउट कमांड लाइन, उसके अंदर जो आज टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ गिटहब। मीन्स ये क्या, जिसके अंदर मैं आपको कुछ गिटहब के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज से मुतारिफ़ कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा लाजमी है गिटहब को इस्तेमाल करते हुए। मतलब उनको जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है और वो किस तरीके से काम करती हैं, उनका एक जनरल कंसेप्ट भी आपको होना लाजमी है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट जंप कर सकता था इस चीज़ को लेके प्रैक्टिकल की तरफ, लेकिन मेरी मैं प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को कि पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज दे लूँ कि बेसिकली होती क्या है। आप उनको मुझसे सुन के समझ लें, थोड़ा सा माइंडसेट उनके हवाले से बना लें, फिर उसके बाद हम उन सब चीज़ों को वन बाय वन करके प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज होना लाजमी है कि वो क्या हैं और किस तरीके से काम करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी बेस पे बेसिकली गिटहब काम कर रहा है, मैं तो यही कहूँगा। तो चले हम लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है वर्ड रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्या होती है, इसको हम कॉमनली रेपो भी कहते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं तो अक्सर इसको रेपो ही कह रहा होता हूँ। तो अगर अब आने वाले वक्तों में किसी भी लेक्चर में जब आप मेरे मुंह से वर्ड रेपो सुने तो आप समझ जाइएगा कि मैं रिपोजिटरी की बात कर रहा हूँ। Repository is a place which contains all the files of a project and the history of their different versions। तो बेसिकली रिपोजिटरी एक ऐसी फाइल, जैसे मैंने आपको बताया था कि गिटहब के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं उसकी तमाम फाइल्स के साथ, तमाम प्रोग्रामिंग फाइल के साथ। तो वो अपलोड होके जाता कहाँ है, तो रिपोजिटरीज आर दैट प्लेस जिस जगह पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जाता है और वहाँ पे सेव होता है अपलोड होने के बाद, ठीक है। और उसकी तमाम की तमाम वर्जन हिस्ट्रीज़ भी मेंटेन हो रही होती हैं। मींस ये कि आप एक वक्त में एक प्रोजेक्ट के 2 से 3 वर्जन भी बना सकते हैं, जिसको भी आप आगे जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो तमाम हिस्ट्री जो है वो रिपोजिटरी के अंदर ही मेंटेन हो रही होती है। और आपका एक प्रोजेक्ट, जब आप उस एक प्रोजेक्ट को उठा के गिटहब पे अपलोड करते हैं तो वो अपलोड होने के बाद जो है बेसिकली एक रिपोजिटरी के अंदर जाता है, और आपके जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी उतनी ही रिपोजिटरीज़ होती हैं। मींस ये कि अगर आपने 3 से 4 प्रोजेक्ट अपलोड करने हैं तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि आप उन 3-4 प्रोजेक्ट्स के लिए 3-4 रिपोजिटरीज़ बनाएंगे। To put your project on GitHub, you have to make repository and you push all the programming files and other project related stuff in it। अब ये जो वर्ड मैंने पुश यूज़ किया है, मैं यहाँ पे अपलोड भी कर सकता था, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल को रिपोजिटरी में डालने के लिए जो टर्म इस्तेमाल हो रही होती है वो यहाँ पे पुश की इस्तेमाल हो रही होती है आपके गिटहब के ऊपर, कि आपने डाटा को पुश करके आपने रिपोजिटरी के अंदर डाल दिया। You can keep it private or you can make it public so people can check it or contribute in it as well। अब इस पॉइंट को मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसके बारे में सिर्फ ऐसे ही है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट कोई भी गिटहब पे अपलोड कर रहे होते हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया है कि वो बेसिकली एक रिपोजिटरी बना के आप उसको, उस प्रोजेक्ट की तमाम फाइल को उस रिपोजिटरी के अंदर डालते हैं। ये तो क्लियर हो गया। नाउ अगेन इट इज़ अप टू यू कि आप उस रिपोजिटरी को पब्लिक रखते हैं या फिर उस रिपोजिटरी को जो है आप प्राइवेट रखते हैं। अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो जब आप अपने गिटहब के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो वो रिपोजिटरी सिर्फ और सिर्फ आपको ही नज़र आएगी, और अगर आप उस रिपोजिटरी को पब्लिक कर देंगे तो उसके पब्लिक होते ही वो सबको नज़र भी आने लगेगी, और मतलब जो भी आपके अकाउंट को मतलब विज़िट करेगा आपकी प्रोफाइल को, उसको नज़र भी आएगी। और अगर वो चाहे तो उस रिपोजिटरी की कॉपी एक बना के अपने पास भी रख सकता है ताकि आपके उस कोड को अपने पास इस्तेमाल कर सके, और इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहे तो वो भी कर सके अपनी कॉपी में। मीन्स जो उसने अपने पास कॉपी बनाई हुई है। तो एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से ओपन सोर्स की तरफ चला जाता है। और अगैन इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप जब दिल चाहे एक रिपोजिटरी बनाकर उसके अंदर प्रोजेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। फिर वो क्रिएट तो हो गई, उसमें अपलोड हो गया, और जब आपको दिल चाहे तो आप उसको रिपोजिटरी को डिलीट भी कर सकते हैं।
सो आई मस्ट से कि इट इज़ सेम लाइक अ फोल्डर के आपने अपने किसी कंप्यूटर की ड्राइव में जाकर एक फ़ोल्डर बना लिया और आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट उसके अंदर डाल के छोड़ दिया, और जब आप उसके वर्जन्स बना रहे हैं तो आपने उसके लिए छोटी-छोटी वर्जन्स अलग-अलग उसके सब फ़ोल्डर्स बना लिए उस एक मेगा फ़ोल्डर में। तो वर्जन 1 एक में रख दिया, वर्जन 2, वर्जन 3, एंड फिर आपको जिसको भी एक्सेस करना है तो आप उसको ईज़िली जाके एक्सेस कर रहे हैं। और अगर आपने उनको प्राइवेट रखना है तो किसी और को नज़र नहीं आ रहे, और अगर आपने उनको पब्लिक कर दिया है तो हर कोई उसको देख रहा है। और अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहे तो बजाय उसके कि आपके प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर पे डायरेक्ट चेंजिंग करे, वो उसकी एक कॉपी बना के तो उसमें चेंजिंग कर रहा है, और फिर आपको किसी न किसी तरीके से वो सजेशंस भी देना चाहे तो दे सकता है कि किस तरीके से आप इन चेंजिंग्स को अपने मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लें। तो खैर, व्हाट इज़ रिपॉजिटरी, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रांच। तो ब्रांच का क्या कंसेप्ट है? You are going to make a change in your project and you are worried if this change can create problems in the project. You create a branch of the project. It's like a copy of a project and you make your additional changes into that copy instead of original project. I hope so कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने इसीलिए इस पॉइंट को बड़ी डिटेल में अपनी स्लाइड पे लिख दिया कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अब आप उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हो और आपको ये डर है कि यार इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स में मैंने अगर चेंजिंग की तो उन चेंजिंग्स को करने के बाद जो मैं एक नया फीचर डालना चाह रहा हूँ वो तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले से काम किया हुआ है वो भी बिगड़ जाए। तो आप इस डर की वजह से चेंजिंग ही नहीं कर पा रहे, तो आपको गिटहब एक ऐसा ऑप्शन दे देता है जिसका नाम है ब्रांच। और ब्रांच आपको ये कहता है कि आप अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट की एक कॉपी बना लो और आपने जो चेंजिंग करनी है आप उस कॉपी में करो। तो अगर कॉपी ख़राब हो गई तो कॉपी ही ख़राब होगी, आपका मैन प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होगा। और अगर वो चेंजिंग्स जो आपने एक एडिशनल ब्रांच बना के उसकी कॉपी बना के की, अगर वो आपको लगता है कि यार ये चेंजिंग्स तो बड़ी अच्छी हैं और इनसे हमारा प्रोजेक्ट ख़राब भी नहीं हुआ, और ये चेंजिंग्स जो है मुझे अपनी मैन कॉपी के अंदर जो है, जो मतलब मैन प्रोजेक्ट था जिसकी मैंने कॉपी बनाई थी, उस मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना देनी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप उस प्रोजेक्ट में दोबारा से जाके उन चेंजिंग्स को लिखें, आप उन्हीं चेंजिंग्स को अपनी ब्रांच से पुश करके मैन ब्रांच के अंदर डाल सकते हैं। तो जो पहली ओरिजिनल कॉपी थी उसको आप मैन ब्रांच कहेंगे, तो यानी इन वर्ड्स के जो वर्ड में कॉपी यूज़ कर रहा था वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आप ब्रांच लगा लें। तो जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसको आप मैन ब्रांच कहोगे, और जो आपने बाद में बनाई उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं उसको लेट से सेकेंडरी ब्रांच कह देता हूँ। सेकेंडरी ब्रांच में आपने चेंजिंग्स की, चेंजिंग करने के बाद आपको लगा कि ये चेंजिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं और इससे हमारा प्रोजेक्ट भी स्टेबल ही रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और अब ये चेंजिंग्स जो है हमारे मैन ब्रांच का हिस्सा बन जानी चाहिए। तो यू हैव द ऑप्शन कि आप किसी न किसी तरीके से उन चेंजिंग्स को अपनी मैन ब्रांच में पुश कर सकते हैं और उसका हिस्सा बना सकते हैं। तो ब्रांचेस का ये कंसेप्ट है। और मैन चीज़ जो है वो मैंने अपने ओरिजिनल जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिख दिया कि आप एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन्स एक तरीके से बन रहे हैं, और ये किधर हो रहा है सारा कुछ, एक तरीके से रिपोजिटरी में ही चल रहा है सारा सिस्टम। फिर उसके बाद आपके पास एक कंसेप्ट आ जाता है पुल रिक्वेस्ट का। तो अब ये क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा अटेंटिवली सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं दो ब्रांचेस का कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ पुल रिक्वेस्ट समझाने के लिए, और एक ब्रांच को मैं ए कहूँगा, दूसरी ब्रांच को मैं बी कहूँगा। और ब्रांच वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर ब्रांच के बारे में बता चुका हूँ कि क्या होता है, ठीक है। सो प्लीज़ इस पर फोकस करिएगा। व्हेन यू मेक सम चेंजेस इनटू द कॉपी ब्रांच बी, यानी कि एक ब्रांच है बी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू मेक देम पार्ट ऑफ योर ओरिजिनल ब्रांच ए, ठीक है। मीन्स ये कि अब आपके पास दो ब्रांचेज हैं किसी प्रोजेक्ट की, और उसमें से जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम बी है जो कि कॉपी ब्रांच है, और जो ओरिजिनल ब्रांच है उसका नाम ए है। तो अब आपने बी ब्रांच में कुछ चेंजिंग्स बनाई हैं और अब आप उन चेंजिंग्स को चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल ब्रांच ए का वो हिस्सा बन जाए। तो अब आप कैसे हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। आप करेंगे ये कि आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे ओरिजिनल ब्रांच ए को, और उस रिक्वेस्ट में आप कहेंगे प्लीज़ पुल ऑल माई चेंजिंग्स एंड मेक योर पार्ट। तो आप ए ब्रांच से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे अंदर जितनी भी न्यू चेंजिंग्स हैं जो कि आपके पास नहीं है, यानी कि बी ब्रांच अपनी ए ब्रांच से कह रही है कि डियर ए ब्रांच आप मुझे देखो, मेरे में जो भी न्यू चेंजिंग्स आई हैं जो आपके पास नहीं है, आप उनको प्लीज़ पुल कर लो, उनको खींच लो, उनको खींच के अपने पास ले जाओ और अपना हिस्सा बना लो। दिस इज़ द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब क्या करेगी मैन ब्रांच, क्या करेगी, मैन ब्रांच के पास नोटिफिकेशन जाएगा जिसका नाम ए है, देन पुल दोज चेंजिंग्स एंड मर्ज देम इनटू द कोड, यानी कि फिर
जो मैन ब्रांच ए है वो रिक्वेस्ट देखने के बाद, नोटिफिकेशन देखने के बाद उन तमाम चेंजिंग्स को पुल करेगी, यानी कि खींचेगी और खींच के उनको मर्ज कर लेगी, यानी कि अपने कोड के साथ मिला देगी, अपने कोड का हिस्सा बना देगी। तो बी वाली तमाम चेंजिंग्स जो कि न्यू चेंजिंग्स थी वो आपके पास आपके ए ब्रांच के अंदर आ जाएंगी। बट अगेन जब आपके पास पुल रिक्वेस्ट, इसी चीज़ को पुल रिक्वेस्ट कहते हैं जो कि मैंने भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो जब आपकी ब्रांच ए के पास पुल रिक्वेस्ट जाती है किसी ब्रांच बी की तरफ से कि मेरी चेंजिंग्स को मर्ज कर लो अपनी ब्रांच के अंदर, सो ए ब्रांच के पास ये ऑप्शन होता है, ए ब्रांच के पास ये चॉइस होती है कि वो उन चेंजिंग्स को देखे, उसको कोड में आने वाली चेंजिंग्स नज़र आ रही होती हैं जो कि आप प्रैक्टिकली देखेंगे भी, चेक भी करेंगे हम उसको, तो वो उन चेंजिंग्स को देख सकती है ए ब्रांच। तो अगर उस नोटिफिकेशन में उसको ये लगता है कि वाकई ये चेंजेस ऐसी हैं कि मुझे अपने कोड का हिस्सा बना लेना चाहिए इनको, तो तब वो एक्सेप्ट करती है ब्रांच ए उसको। और अगर वो चाहे तो वो उस पुल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है, इनकार भी कर सकती है कि नहीं मुझे इन चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको अपना हिस्सा नहीं बनाऊंगी। तो आप इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट की ब्रांचेस बना सकते हैं और ब्रांचेस के अंदर से जो पुल रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, कि किसी भी आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारे कोड को अपनी ब्रांच का हिस्सा बना लें। तो इस तरीके से आपका पुल रिक्वेस्ट का कंसेप्ट चलता है। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इनको हम प्रैक्टिकली भी वन बाय वन करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जहाँ तक एक वीडियो में कवर हो सके प्रैक्टिकली हम एक वीडियो में कवर करें, और जहाँ तक एक वीडियो में कवर नहीं हो सका वहाँ से आगे हम कोई दूसरी वीडियो बना लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने चीज़ें बताई इनको अब मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ एक प्रैक्टिकल स्टाइल के अंदर, और वो ये है कि लेट से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर 5 से 7 प्रोग्रामिंग की फाइल्स थी, और अब आपको ये लगता है कि अब आपको एक गिटहब पे अपलोड कर देना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया कि आपने गिटहब पे अपलोड करने के लिए अपने गिटहब अकाउंट को लॉगिन किया और वहाँ पे एक रिपोजिटरी बना ली। ठीक है, रिपोजिटरी में आपने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो कि 7 फाइलों पर मुश्तमिल है, जो बेस्ड करता है 7 फाइल्स पे, आपने उसको अपनी रिपोजिटरी के अंदर उन 7 फाइल्स को डाल दिया। ठीक है, आपने उसको पब्लिक रखा या प्राइवेट रखा, इट इज़ टोटली अप टू यू। जब आपने वहाँ पर डाल दिया तो अचानक से आपको एक ख्याल आता है कि यार ये जो 7 फाइल्स हैं ये सब इंटरलिंक हैं और इंटरलिंक होकर एक प्रोजेक्ट की सूरत में काम कर रही हैं, तो अब मुझे कोई 8th फाइल इसके अंदर ऐड करनी है। लेकिन आपको ये डर है कि इस 8th फाइल की वजह से बाकी 7 फाइल्स भी शायद काम करना छोड़ दें, मेरा प्रोजेक्ट कहीं ख़राब ना हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आप उसी रिपोजिटरी के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट की एक नई ब्रांच बना लेते हैं, यानी कि एक नई कॉपी बना लेते हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी आपके पास दूसरी मिल जाती है, और आप जो 8th फाइल है वो आप अपनी कॉपी में ऐड करते हैं। जब आप वो फाइल अपनी कॉपी में ऐड करते हैं तो आप चेक करते हैं कि जी 7 फाइल्स जो अलग से थी हमारे पास पहले से, उनके साथ जब 8th फाइल ऐड हुई तो बाकी 7 ने काम करना छोड़ा नहीं, बल्कि एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड हो गया और बाकी 7 फाइल्स भी सही काम कर रही हैं। और अब आपका ये दिल कर रहा है कि ये चेंजिंग जो आपने कॉपी में की थी आप इसको एज इट इज़ जाके ऐड अप कर दें अपनी मैन ब्रांच के अंदर, यानी कि कॉपी ब्रांच से उठा के मैन ब्रांच में। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी कॉपी ब्रांच के थ्रू एक पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं मैन ब्रांच की तरफ। मैन ब्रांच के पास नोटिफिकेशन जाता है, वो ये देखती है कि क्या मुझे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर उसकी चेंजिंग काम की होती हैं और उसको लगता है कि ये चेंजिंग्स मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो वो उनको एक्सेप्ट करके अपने कोड का हिस्सा बना लेती है। भेजने को पुल करना, भेजने को जो है, जो आप अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो उस रिक्वेस्ट भेजने को पुल रिक्वेस्ट भेजना कहते हैं। और इसी तरीके से अगर वो कोड को, उस पुल रिक्वेस्ट को वापस एक्सेप्ट कर ले मैन ब्रांच, तो उसके एक्सेप्ट करने पे होता ही है कि आपका कोड उस मैन ब्रांच के कोड का हिस्सा बन जाता है। तो बेसिकली आपका कोड उस मैन ब्रांच में मर्ज हो जाता है, तो इस एक्सेप्शन को मर्ज करना ही कहते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा मैंने दोबारा से एक सिनेरियो की बेस में सारा कुछ दोबारा बता दिया। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये स्लाइड्स अगर आपको चाहिए हो तो कहाँ से डाउनलोड करना है, इस चीज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप भी गिटहब अच्छे तरीके से सीख सकें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।